जैसा कि हम बात कर रहे थे अंतरिम सरकार के लिए, मैं आपको पहले बता चुका था कि अंतरिम सरकार का मतलब हो गया अस्थायी सरकार। और अस्थायी सरकार से हमारा तात्पर्य था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जब कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के गठन की बात कर दी गई है, तो संविधान सभा के द्वारा जब तक संविधान निर्माण का कार्य किया जाएगा तब तक के लिए एक अस्थायी सरकार भारत के प्रशासन का काम संभालेगी। वह आज़ादी के बाद भी, यानी सितंबर 1946 से लेकर 1947 तक और 1947 से लेकर संविधान के निर्माण के बाद से लेकर पहली बार जब चुनाव होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, उसके बाद जब पहली सरकार बनेगी तब तक वह संविधान सभा के रूप में अंतरिम सरकार क्या करेगी, काम करेगी। तो हम बात कर रहे थे कि ठीक है, 12 अगस्त 1946 को ये प्रस्ताव पास हुआ, ऐसे स्वीकृति मिली। ठीक है, और नवंबर 1946 को इस सरकार ने शपथ ले ली। शपथ ली। यहाँ पर मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हो रही है। मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं हुई। ठीक है, लेकिन जब वेवेल ने इन्हें समझाया मुस्लिम लीग को, तो वेवेल की समझाइश पर ठीक है, मुस्लिम लीग तैयार हो गई सरकार में शामिल होने के लिए। यानी मुस्लिम लीग के नखरे अभी से नहीं, शुरू से ही चलते हुए आ रहे हैं। तो वेवेल ने जब उसको समझाया, वेवेल या वेवल जो भी आप समझे व्यक्ति है, इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका, तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं हो रही है, लेकिन वेवेल ने जब इसको समझाइश की मुस्लिम लीग को, तो वह सरकार में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या हो गई है, तैयार हो गई। ठीक है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। आगे जब चुनाव होंगे तो आप देखें, अब वेवेल के समझाने पर मुस्लिम लीग शामिल हो रही है, तो अब इस मंत्रिमंडल की संरचना कैसी होगी? इस मंत्रिमंडल में जो होंगे 6 तो कांग्रेस के मंत्री होंगे, 5 मुस्लिम लीग के। ठीक है, 1 सिख मंत्री होगा, 1 भारतीय ईसाई होगा, और 1 आंग्ल भारतीय होगा। तो ये टोटल कितने मंत्री होंगे इस मंत्रिमंडल में? 14 मंत्री होंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें कि पारसी भी आ सकते हैं। भारतीय ईसाई के साथ आंग्ली भारतीय की जगह किसको रखा जा सकता है? पारसी को भी रखा जा सकता है। ठीक है, इस तरह की जो भावनाएं हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि ये सारा समीकरण किसका बन रहा है? मंत्रिमंडल के। तो इस मंत्रिमंडल ने शपथ ली सितंबर 1946 से, इसने काम करना शुरू किया। और अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो यही है कि आगे इस मंत्रिमंडल ने जो कार्य किया उसका डिवाइडेशन 2 तरह से मंत्रिमंडल बनेगा। 2 तरह से मंत्रिमंडल बनने का मतलब 1947 तक किस मंत्रिमंडल ने काम किया, और दूसरा बनेगा 1947 के बाद कौन से मंत्रिमंडल ने काम किया। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार प्रश्न पूछे। दूसरा आप देखें, अगर बात कर रहे हैं तो ये जो मंत्रिमंडल बनकर तैयार हुआ, इसकी और बात कर लें तो इस अंतरिम सरकार ने 1935 के अधिनियम के आधार पर 1935 के अधिनियम के आधार पर कार्य किया, या प्रशासनिक कार्य किस आधार पर किया? 1935 के अधिनियम के आधार पर। और ये कब तक करते रहे हम?
1950 तक। जब तक हमारा खुद का संविधान नहीं बन गया तब तक भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद भी 1935 के अधिनियम के आधार पर क्या किया, काम किया। तो मैं आपको दोनों मंत्रिमंडल बता देता हूँ, प्रश्न पूछा जाता है वहाँ से, इसलिए ध्यान रखें आप। अब जिस क्रम में मैं लिखूं उस क्रम में आप याद रखें। उस क्रम में आप अगर लिख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी याद करने के लिए। पहले तो डेट लिख लें 1946 से और 1947 तक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ इनको। तो जो गवर्नर जनरल थे यहाँ है लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। उपाध्यक्ष या इनको अध्यक्ष भी कह देते हैं कई बार, और जो उपाध्यक्ष हैं यहाँ वो हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं खाद्य एवं कृषि मंत्री, और वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथे हैं रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्रम मंत्री। श्रम मंत्री हैं जगजीवन राम। अगर प्रश्न आ जाए पहले या आज़ाद स्वतंत्र भारत के, तो आप इनका नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये के यही आगे रिपीट होंगे जब हम 1947 के बाद मंत्रिमंडल बनेगा, ठीक है। तो श्रम मंत्री कौन है? जगजीवन राम। इसके बाद आते हैं शिक्षा मंत्री सी राजगोपालाचारी, ठीक है। रेलवे मंत्री आसफ अली। कार्य खान ऊर्जा मंत्री CH भाभा, ठीक है। शिक्षा मंत्री हो गए, रेलवे मंत्री हो गए, और उद्योग व आपूर्ति मंत्री ये हैं जॉन मथाई, CH भाभा है, ठीक है। ये तो वो मंत्री हैं जो मुस्लिम लीग के नहीं हैं, और यहाँ से लेकर ये जो 5 मंत्री हैं ये ऐसे के ऐसे वहाँ आएंगे, ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप भी ध्यान रखें कि जो मंत्रिमंडल बन रहा है, तो अभी तक तो आप इसमें ये चर्चा कर सकते हैं कि अभी तक जो मंत्रिमंडल है उसमें जो 5 व्यक्ति हैं वही आगे अगर कोई पूछेगा भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो हमें याद रखना है बलदेव सिंह। बात आएगी कि पहले श्रम मंत्री कौन है, तो हमें याद रखना है जगजीवन राम का नाम, ठीक है। आगे देखिए, अब जो 5 मंत्री हैं वे आते हैं मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो वो हैं पहले वित्त मंत्री लियाकत अली, ठीक है। विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री, विधि मंत्री, वाणिज्य मंत्री, आई चुंद्रीगर, ठीक है। और डाक एवं तार मंत्री, डाक एवं वायु भी कह सकते हैं, ये हैं अब्दुर रब नुस्तर या नौस्तर, ठीक है ना, ये व्यक्ति हैं। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, यार ये सही है यार, अब्दुल यार, स्वास्थ्य मंत्री कौन आ गया, 2 मिनट, एक मंत्री और हैं, 1 2 3 स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान, सॉरी मैं चाहूँगा थोड़ा याद करने में दिक्कत रह जाती है, गजनफर अली खान। ये पहला मंत्रिमंडल है आज़ादी से पूर्व का, लेकिन ब्रिटिश सरकार के प्रभुत्व से बाहर आकर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरे नाम एक जैसे बहुत याद नहीं होंगे, लेकिन मैंने जिस क्रम से इनको लिखा है आप उस क्रम से इन्हें याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। पहले 5 मंत्री जो आगे चेंज नहीं होंगे, दोबारा जब हम मंत्रिमंडल लिखेंगे आज़ादी के बाद का तो वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ मंत्री वो हैं जो चेंज हो चुके हैं, तो आप देखें याद करने की कोशिश करें, याद हो जाएंगे। अब ये जो मंत्री मैं दोबारा लिखने वाला हूँ तो मुझे ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। निस्तार, नुस्तार उर्दू का शब्द है, ठीक है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर सन चेंज कर दूँ, 1947 से लेकर आगे तक यही मंत्रिमंडल काम करेगा जब तक पहला निर्वाचन नहीं हो जाता है, ठीक है। अब आगे जो चेंज हो रहे हैं वो देखें। रेलवे मंत्री जॉन मथाई, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। उसके बाद है कार्य, ऊर्जा एवं खान मंत्री, जो कि कौन है, विष्णु नरहरि गौड़गिल। गौड़गिल फॉर्मूले का नाम सुना होगा आपने, ये वही है, ठीक है। इसके बाद कौन आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, ये है राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। अरे यार, इसके बाद है वित्त मंत्री षणमुगम शेट्टी, RK षणमुगम शेट्टी। तो अब इस तरह से पहले प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि पहले वित्त मंत्री कौन है, पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन है, या पहली महिला मंत्री कौन रह चुकी हैं, तो इनके बारे में जानकारी पूछी जाती है। इसके अलावा पूछा जाएगा अभी पहले विधि मंत्री का आप सभी को पता है, पहले शिक्षा मंत्री, पहले विधि मंत्री और पहले संचार मंत्री। विधि, संचार, तो विधि मंत्री तो आपको पता है ही, इससे पहले तो जोगेंद्र नाथ थे, अब कौन है, BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। अली अहमद किदवई, और
वाणिज्य मंत्री हैं CH भाभा। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 5 13 डिपार्टमेंट तो ये हो गए, और संचार हो गया, विधि हो गया, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये 14 मंत्री हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब आप देखिए लीग, मुस्लिम लीग क्यों गायब हो गई? क्योंकि मुस्लिम लीग डिवाइडेशन होने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का निर्माण हुआ है, तो मुस्लिम लीग को वहाँ वो स्थिति प्राप्त हो गई है जो पहले यहाँ 5 मंत्री जो मुस्लिम लीग के यहाँ पर थे वे 5 मंत्री अलग कर दिए गए। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग के जो 5 मंत्री थे उन्हें किसी और डिवाइडेशन के बाद उन्हें पाकिस्तान दे दिया गया है। पाकिस्तान देने के बाद उन 5 मंत्रियों की जगह अन्य 5 मंत्री आ गए हैं। आप इसको बड़े ध्यान से देख लें। पहली मंत्री कौन है? भारत की पहली राजकुमारी अमृत कौर। पहले वित्त मंत्री कौन है? R.K. शर्मुगम शेट्टी। पहले विधि मंत्री कौन है? B.R. अम्बेडकर। पहले शिक्षा मंत्री भी पूछे जाते हैं। अभी एक मैसेज चल रहा है फेसबुक पर बहुत दिनों से, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत की जो शिक्षा नीति है उस शिक्षा नीति का निर्धारण करने में शुरू के जो शिक्षा मंत्री हैं वो सभी एक वर्ग विशेष के शिक्षा मंत्री रहे हैं। इसलिए भारत के जो महान व्यक्तित्व हैं या जो भारत की जो महान परंपराएं हैं जो भारत को बहुत सर्वश्रेष्ठ बनाती हैं, या ऐसी परंपराएं जिनके द्वारा भारतीयों को अभिमान हो सकता है या भारतीयों को गर्व की अनुभूति होती है, वे सभी परंपराएं गायब कर दी गई। क्योंकि एक वर्ग विशेष के व्यक्ति ही 1977 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे हैं। तो ऐसा कहकर वो अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन भारत की जो व्यवस्था है उसमें आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले रक्षा मंत्री, ये पूछे गए प्रश्न सारे, चाहे कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए चाहे वैसा कोई एग्जाम ले लीजिए, ये पूछे गए हैं। और यहाँ पर एक परिवर्तन आ गया। ठीक है, यहाँ पर अब कौन बन गए? आज़ादी के बाद हालांकि ये रहे हैं, ये ध्यान रखें आप, स्वतंत्र भारत के भी पहले यही रहे, 1948 तक रहे, 30/6/1948। ठीक है, 30 से 1948 तक रहे। लॉर्ड माउंटबेटन जो भी मैंने यहाँ से गायब कर दिया। आज़ादी के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन ही है, और आज़ादी से पूर्व भी लॉर्ड माउंटबेटन ही वो रहे गवर्नर जनरल। लेकिन 1948 से परिवर्तन आया, वो आया यहाँ पर C राजगोपालाचारी को बना दिया गया, C राजगोपालाचारी। अब आप बता सकते हैं कि पहले ये किस पोस्ट पर थे? अगर आप दोनों मंत्रिमंडलों को साथ रखकर करेंगे तो याद बड़े आसानी से हो जाएगा। जिस क्रम में मैंने लिखे हैं उस क्रम में कर लेंगे तो बहुत अच्छी जानकारी आपके पास इकट्ठी हो जाएगी और कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पहली बात, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आपको ये ध्यान रखने के लिए कि हमारे पास जो कैंडिडेट है या जो मंत्रिमंडल बना था, भारत का पहला मंत्रिमंडल, वो कितना उपयोगी था या उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे, तो उनको ध्यान रखने के लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। आपको इतना ही करना है कि दोनों मंत्रिमंडलों को साथ रखेंगे और एक के बाद एक 14 नाम इधर रखेंगे और 14 नाम उधर रखेंगे, आज़ादी से पूर्व के। और ये तो आप जब उस मंत्रिमंडल को याद कर लेंगे तो बस उसमें क्या करना है? आपको करेक्शन करने हैं। बड़ी आसानी से याद होने वाले प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर आप चाहें तो वह इनको एक साथ कर लीजिए, ठीक है, या इसी तरह का कोई और वर्गीकरण आप कर सकते हैं तो उसे कर लीजिए। लेकिन प्रश्न जरूर आते हैं, हमेशा आते हैं, किसी भी एग्जाम में देख लें आप, एक एक व्यक्ति पे एक एक प्रश्न आया हुआ है। तो ये याद रखें, पहला मंत्रिमंडल है स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का। बस यहाँ थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि जब आज़ाद हुए थे तब मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन ही थे हमारे गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के भी। लेकिन भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? C राजगोपालाचारी। ये थोड़ा सा अंतर हमारे पास यहाँ आ जाएगा। एक बार आप इसको याद कीजिए 2 मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमारा जो अब इस संविधान सभा की क्या की जाएगी, आलोचना की जाएगी और इसके सदस्यों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। याद कीजिए आप, आपको याद करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे।
मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपके लिए कंपटीशन के लिए भी ठीक है और इसके लिए भी ठीक है कि आप संविधान सभा को बड़े आसान ढंग से समझ लें। संविधान सभा का गठन हो चुका है, वहाँ पर 299 सदस्य बच रहे हैं, ठीक है। ये तो बीच में एक अंतरिम सरकार रखी गई थी ताकि संविधान बनने तक भारत की गवर्नमेंट को आज़ादी के बाद भी सहयोग दे सके या प्रशासन को चला सके। उस प्रशासनिक सरकार को चलाने के लिए एक अस्थायी सरकार हमने बनाई है। अंतरिम मतलब अस्थायी, ठीक है। जिस तरीके से लिखा है वो आसान कर देगा आपको याद करना। तो अब आगे हम चलते हैं। ये अंतरिम सरकार जो थी हमारे, ये खत्म हो गई है बीच में। क्यों? क्योंकि ये काम, इसका गठन पहले हो गया था। संविधान सभा के गठन से पहले इसका बीच में काम हुआ था, इसलिए इसको हमें याद रखना होगा, ठीक है। इसने प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत का प्रशासन किया आज़ादी के बाद। अब देखो संविधान सभा के सदस्य कौन कौन बने। टू 99 का निर्वाचन हुआ और उस निर्वाचन के बाद ये प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम आप ध्यान रखें, क्योंकि जब हम आगे समितियां बनाएंगे तो उन समितियों में इन व्यक्तियों का योगदान देखा जाएगा। ये व्यक्ति उस वक्त भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसके बाद देखें पट्टाभी सीतारामैया, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और भी हो सकते हैं, ठीक है। ये महिलाएं थी। कुल महिलाओं की संख्या बताई जाती है 15, जिन्होंने योगदान दिया है संविधान के निर्माण में, ठीक है। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात और ध्यान रखनी कि राजस्थान से कौन कौन थे। राजस्थान से संविधान सभा में, ठीक है। तो इसमें जयनारायण व्यास, गोकुललाल असावा, बलदेव सिंह, सरदार सिंह, माणिक्यलाल वर्मा, अब ठीक है।
ये इस तरह के 4-5 लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वैसे 12-13 कुछ 12 बताते हैं, कुछ 14 बताते हैं। एनसीईआरटी में तो वैसे 14 बताए गए हैं और अन्य सोर्सेज बताते हैं कि 12 लोग शामिल थे। तो ये बहुत सारे ज़्यादा नाम नहीं है हमारे पास और लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। हमें एग्जाम्पल के लिए ये ध्यान रखने होंगे कि हम कितने 2-3 एग्जाम्पल हमको पता होना चाहिए। मेन बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान से कितने लोगों ने संविधान सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो एनसीईआरटी के आधार पर आप लिख लें 14, ठीक है। अब इसमें दिक्कतें क्या आती हैं कि एक तो डायरेक्ट जो लोग राजस्थान के थे उनका प्रतिनिधित्व, या दूसरी बात ये आ जाती है कि राजस्थान के न होकर राजस्थान के किसी प्रतिनिधि के रूप में जाने वाले व्यक्ति। तो इस तरह से इस बात को ध्यान रखते हुए ये काम किया है। जय नारायण व्यास, ठीक है। हीरालाल शास्त्री, ठीक है। ये लोग भी हमारी तरफ से या राजस्थान की तरफ से इनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर रहा है। सारे बड़े बड़े लोग आ जाएंगे जब हम अभी समितियों का गठन कर देंगे। हालांकि समितियों का गठन संविधान सभा के साथ साथ ही चल रहा है जब संविधान सभा का गठन हो रहा है, लेकिन हम इसे संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी तब ध्यान करेंगे कि स्थायी और बड़ी समितियां कौन सी हैं और छोटी समितियां कौन सी हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 8 समितियां बड़ी थी और कुछ समितियां छोटी थी, दोनों का अध्ययन करेंगे। अब देखो इस संविधान सभा का हमने निर्माण करने के साथ अब हमें सदस्यों का भी पता लग रहा है। कुल 299 सदस्यों की बात की थी हमने, ठीक है, अंतिम रूप से जब पाकिस्तान का निर्माण हो चुका है तब। अब आगे आप देखिए कि कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। संविधान सभा की आलोचना भी की गई है कि संविधान सभा उतनी प्रभावी नहीं रही जितनी प्रभावी वो रह सकती थी। तो संविधान सभा की आलोचनाओं का ध्यान करेंगे तो सबसे पहले संविधान सभा की आलोचनाओं में सबसे पहली आलोचना यही आती है कि संविधान सभा एक निर्वाचित संविधान सभा नहीं थी, ठीक है। इसमें दूसरी कमी आती है कि वह जनप्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नहीं थी। तीसरी बात आती है कि वह एक दलीय प्रभुत्व वाली संविधान सभा थी। अभी देखते हैं इनको। दूसरी बात कही गई कि यह हिंदूवादी या हिंदुओं के प्रभुत्व वाली या बहुमत वाली सभा थी। चौथी बात ये कही गई कि यह वकीलों के प्रभुत्व वाली सभा थी। चलिए देखिए, संविधान सभा की कमियां। संविधान सभा की कमियां, आप देखिए संविधान सभा की जो कमियां रह जाती हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी है, छोटी लिखता हूँ मैं, कोशिश करता हूँ इसको बड़ी लिख दूँ, लेकिन हैबिट में अभी आया नहीं है, ठीक है। अब क्या करें, बदल जाएगी। और आजकल वैसे भी कीपैड का ज़माना आ गया है और उससे भी ज़्यादा स्मार्टफोन आ गए हैं, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, टच किया काम हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो मेरे अक्षर जो हैं वो छोटे रह जाते हैं। कोशिश करता हूँ उनको बड़ा लिखने की, लेकिन अब हो जाएगी, ठीक है, और नहीं होगी तो क्या करें। कमियाँ, संविधान सभा की कमियाँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी कमी है वो क्या है, सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार, ठीक है। दूसरी जो कमी आती है, अभी चर्चा करेंगे एक एक करके। दूसरी आती है जन प्रतिनिधित्व नहीं, ठीक है। तीसरी आती है एक दलीय प्रभुत्व वाली, एक दलीय प्रभुत्व। तीसरी आती है हिंदू बहुमत। पांचवी आती है वकीलों का स्वर्ग। वकीलों के प्रभुत्व वाली।
ठीक है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं। तो इस तरह की आलोचनाएं की जाती हैं किसके बारे में? संविधान सभा के गठन के बारे में। मैं दिख नहीं रहा हूँ क्या आपको? ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ रहना चाहिए, तो यहाँ रहने में फिर ये चले। सांप्रदायिक आधार आपको पता है, जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों ने भारत का डिवाइडेशन करने के लिए, आर्थिक आधारों पर भारत को डिवाइड करने के लिए क्या योजना बनाई कि भारत के हर संप्रदाय को इस तरह का लालच दिया जाए कि वह संविधान सभा में अपना निर्वाचन मांगने के लिए तैयार हो, या उसका मानना हो कि मैं भारतीय हर धर्म के लोगों को निर्वाचन के आधार पर भारतीय समाज से या हिंदू समाज से अलग कर दूं, यानी धार्मिक आधार पर वहाँ पर डिवाइडेशन किया जा सके। तो मैंने बात की कि यहाँ पर मुस्लिमों को और हिंदुओं को स्पष्ट तौर से अलग अलग आधारों पर निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन की जो सीटें हैं वे प्रदान की गई थी। वहाँ किसी प्रकार की कोई योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया, वहाँ सिर्फ आधार किसको रखा गया? धर्म को। तो इस धर्म के आधार पर जो लोग चुनकर आएंगे, क्या वे स्वतंत्र रूप से या धर्मनिरपेक्ष होकर किसी प्रकार का निर्णय ले सकेंगे या नहीं लेंगे? इस मतभेद के आधार पर ही संविधान सभा की सबसे बड़ी क्या की गई है? आलोचना की गई है। इस आधार को हम ध्यान में रखें। इसके लिए और इस जो नेक्स्ट जो कमी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब ये आधार आगे क्या हो गया, इस संविधान सभा के गठन ने आपने देखा होगा कि अगर ये आधार यहाँ नहीं होता तो शायद भारत का डिवाइडेशन ही नहीं होता। जब अंग्रेजों ने खुद ने ही धर्म को इतना महत्व दे दिया या धार्मिक आधार पर भारत का डिवाइडेशन स्वीकार कर लिया है, तो अगर शुरू से ही ये बात चले, मैंने आपको पहले ही बताया 1909 से लेकर 1919, 1935 और 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में जो चेंजेस किए गए उनका भी आधार धर्म को रखा गया। 1909 में भी धर्म को आधार रखा गया, 1919 में भी रखा गया और 1935 में भी रखा गया। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इतनी हिम्मत बढ़ गई या इतना हौसला बढ़ गया मुस्लिम लीग का या मुस्लिम्स का कि उन्होंने धर्म के आधार पर ही देश का क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। अब वही विभाजन संविधान सभा में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। मुस्लिम कैंडिडेट ज़्यादा चुनकर आ रहे हैं। आगे देखें आप, जन प्रतिनिधित्व नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि जिन कैंडिडेट्स को चुना गया है वे एक तरह से किसी अन्य की चुनी हुए लोगों के द्वारा चुनकर आ रहे हैं, यानी प्रत्यक्ष तौर पर जनता में उनका कोई आधार है या नहीं, इसको स्पष्ट तौर से कहा नहीं जा सकता। यानी जो व्यक्ति आए हैं, अभी आप समझ सकते हैं पैराशूट लैंडिंग जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ एक शब्द चलता है हमारी राजनीति में भी, किसको कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो उस क्षेत्र विशेष का नहीं है और कहीं बाहर से आकर उस क्षेत्र में क्या लड़ रहा है? वो चुनाव लड़ रहा है। तो आप उस व्यक्ति को कौन लेकर आया है? क्या जनता ने मांग की थी? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। किसने मांग की है? कौन लेकर आया है? पार्टी। अभी तो कौन लेकर आता है? पार्टियां लेकर आती है। तब कौन लेकर आया? अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रिटिश प्रांत है वहाँ गवर्नर और अन्य जो प्रांत की जो सरकारें हैं या प्रांत के जो व्यक्ति हैं, प्रांत का प्रशासन जिनके हाथों में, उन लोगों ने उन कैंडिडेटों का मनोनयन किया, एक तरह से उनको निर्वाचित करने का काम किया है। वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ। जनता किसी तरह का कोई सक्रिय भाग नहीं ले रही है संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में। तो इसलिए इसको हम कह नहीं सकते कि वो जनप्रतिनिधित्व वाली संस्था है, यानी संविधान सभा जनप्रतिनिधित्व नहीं करती है। ऐसा इसकी कमियां देखने वालों ने ऐसा कहा है, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती रही। एक दल आप समझ गए होंगे, कौन है वो? कांग्रेस। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, इसका मतलब कांग्रेस ने इस संविधान सभा को नेतृत्व प्रदान किया। ज़्यादातर व्यक्ति या महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे व्यक्ति हैं वे व्यक्ति किसके हैं? कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, तो इस कारण भी इसकी आलोचना की जाती है कि यह जो संविधान सभा है यह मात्र किसकी पार्टी या किसके प्रभुत्व वाली सभा है? कांग्रेस के प्रभुत्व की। यानी यहाँ पर किसका प्रभुत्व रहा? कांग्रेस का।
और जैसा कांग्रेस ने चाहा वैसा संविधान को आकार देने का काम किया है। इस आधार पर भी इसकी क्या की जा रही है, आलोचना। दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए आप, गैर मुसलमानों में उसके अलावा पारसी भी हैं, यहाँ ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी इसे किसकी संस्था माना जाएगा, हिंदू बहुमत वाली संस्था, क्योंकि हिंदू यहाँ इसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदू सदस्य यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, तो इसे हिंदू वर्गीय या हिंदू वर्ग की सत्ता कहा जाएगा। यानी यहाँ पर अन्य धर्मों को इतना महत्व या अन्य धर्मों के सदस्यों की इतनी उपस्थिति नहीं थी। शायद वो होते तो शायद और कोई प्रावधान इसमें जोड़ा जा सकता था, ऐसा उनका मानना है, जो इस संविधान सभा की इस आधार पर आलोचना करते हैं। ठीक है, हिंदू सदस्य अधिक थे, बस इतनी बात है। और ये मांग नहीं की जा रही है, कमियां किसी भी कार्य में निकाली जा सकती है, अच्छे से अच्छे कार्य में भी क्या निकाली जा सकती हैं, कमियां निकाली जा सकती हैं। आगे देखिए आप, हम बात करें कि वकीलों का प्रभुत्व था, यहाँ किसका प्रभुत्व है, वकीलों का। और वकीलों से आप ध्यान कर सकते हैं कि वकीलों का प्रभुत्व होने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ जो वकील हैं वे वकील, एक तो सबसे ज़्यादा जो शिक्षक, जो डिग्री की बात करें अगर हम, तो संविधान सभा में अगर कोई डिग्री कॉमन आती है तो वह डिग्री आई LLB की, यानी सबसे ज़्यादा सदस्यों के पास कोई डिग्री थी या ज़्यादातर सदस्यों के पास कोई डिग्री कॉमन आई थी, वो कौन सी डिग्री रह गई, LLB की डिग्री, यानी विधि शास्त्री थे, सब ने लॉ किया हुआ था। ठीक है, दूसरी बात आई कि संविधान सभा जो प्रावधान बनाने जा रही है, या कुछ लोग कहते हैं संविधान के निर्माण में जो कार्य चल रहे हैं 1946 से लेकर और 1950 के बीच तक के, वे सभी यानी इसके प्रावधान ऐसे बनाए संविधान सभा ने कि वे सामान्य व्यक्ति आसान भाषा में उनको समझ नहीं सकता था। यानी उन्हें आवश्यकता किसकी पड़ेगी, उन्हें संविधान के प्रावधानों को समझने के लिए किसी न किसी वकील की आवश्यकता पड़ेगी। तो यानी संविधान सभा ने जो कार्य किया या संविधान का निर्माण किया, उसमें वकीलों के प्रभुत्व को बढ़ाने का ही काम किया। यानी इतनी जटिलता है हमारे संविधान में, या संविधान सभा ने जो कार्य किया है उसमें इतनी जटिलता है कि उस जटिलता को बड़ी आसानी से समझा नहीं जा सकता। उसको समझने के लिए हमें वकीलों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा देखिए आप, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है, या उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी किसानों का प्रतिनिधि, या हम कह दें मजदूरों का कोई प्रतिनिधि, या हम कह दें छात्रों का कोई प्रतिनिधि, या हम किसी वर्ग विशेष या धर्म संप्रदाय, हम किसकी बात करें, किसी वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, तो किसान, मजदूर, छात्र, ऐसा कोई विशेष प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि ये जो संविधान सभा है इसका निर्वाचन ही अप्रत्यक्ष तौर पर हुआ है, तो जिस व्यक्ति को मौका मिला उस व्यक्ति ने संविधान सभा में अपना पार्टिसिपेशन कर दिया। हालांकि इससे इनकी योग्यताओं पर कोई, जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन वह जो योग्यता हर वर्ग को साथ लेकर चलने की थी, ऐसी योग्यता के बारे में यहाँ संदेह है। ज़्यादातर उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं, मैंने कहा जैसे LLB की डिग्रियाँ हैं सभी के पास, ज़्यादातर के पास, ठीक है। कोई किसी परिवार का समर्थन करता हुआ है, कोई किसी बड़े घराने का समर्थन करता हुआ है, कोई बड़ा राजनेता है, इस तरह के अलग अलग वर्गों के व्यक्ति तो आए हैं, लेकिन सभी वर्गों के व्यक्ति यहाँ शामिल नहीं हो रहे हैं। जैसे क्यों, किसान बड़ी संख्या में, या मजदूर, या छात्र प्रतिनिधि, ऐसा कोई इस संविधान सभा में शामिल नहीं है। हालांकि महिलाएं हैं, हमने कहा भी महिलाएं हैं, महिलाएं भी उच्च शिक्षित महिलाएं हैं, यहाँ राज परिवार की महिलाएं हैं। जन सामान्य की जो समस्याएं हो सकती हैं, जन सामान्य जो महिलाएं हैं या सामान्य महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं, उनको लेकर किसी तरह का कोई प्रतिनिधित्व इस सभा में नहीं था। एक और इसमें कमी जो सबसे बड़ी देखी जाती है वो देखें आप, यह सभा जो थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थी।
या प्रभुत्व संपन्न नहीं थी। ठीक है, अब देखो, अब ये आपको आता है, पता है आपको, आगे भी ध्यान रहेगा, संविधान जब हम प्रस्तावना में भी अध्ययन करेंगे तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा नहीं थी। इस संविधान सभा के द्वारा बनाए गए कानूनों में ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या किया जा सकता था, चेंजेज किया जा सकता था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। संविधान निर्माण हो रहा है भारत के लिए, और उस संविधान निर्माण में का भारत में समर्थन करने के लिए, ठीक है, उस संविधान सभा का निर्माण करने के बाद अगर उसमें किसी तरह का कोई चेंजेज किया जाएगा ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो वो संसद संप्रभु कहलाएगी, न कि ये संविधान सभा। वहाँ कौन संप्रभु हो रहा है, संसद। और कौन सी संसद, ब्रिटिश संसद। वो कानून में परिवर्तन कर सकती है, जो कि ये संविधान सभा, ये जो इतने सदस्यों के द्वारा निर्मित संविधान होगा, उसके किसी प्रावधान में या कानून में वहाँ बैठी वो संसद जिसको वहाँ से कोई सीधा संपर्क नहीं है, या जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व भी नहीं करती है, ऐसी संस्था के द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। और दूसरी बात, यह सब पर लागू होगा या नहीं होगा, ये भी निश्चित नहीं था, क्योंकि देशी रियासतों को हमने पहले क्या रखा था, वह संविधान सभा में शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी, वे भारत संघ में शामिल हो सकते हैं और नहीं भी। तो इस तरह से इसके बनने या नहीं बनने का उन देशी रियासतों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। तो ये भी इसकी कमी थी, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश संसद संशोधन कर सकती थी, संशोधन कर सकती थी। तो ब्रिटिश संसद जब संशोधन कर सकती है, तो यहाँ पर संप्रभु कौन हो गया फिर, ब्रिटिश संसद। तो संप्रभु कौन नहीं है, संविधान सभा, ठीक है। संविधान सभा क्या नहीं है यहाँ पर, संप्रभु नहीं है। आपके समझ में आ गई कि बात सीधी सी इतनी है कि संविधान सभा संप्रभु नहीं होना भी इसकी एक कमियों में गिना जाता है। तो क्या इसका मतलब संविधान सभा में कोई अच्छा काम नहीं था, या संविधान सभा पूरी तरह से ही हमारे लिए बेकार थी, ऐसा कह सकते हैं? या संविधान सभा का होने से नहीं होना बेहतर था, ऐसा भी कहा जा सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखें आप, संविधान सभा की जो कुछ अच्छाइयाँ भी थी उनको देखें। संविधान सभा की खूबियों में सबसे पहली खूबी यही आती है कि यह कोई जातीय संस्था नहीं थी। क्या नहीं है? ये जातीय संस्था नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि यह किसी जाति विशेष का क्या नहीं करती है, समर्थन नहीं करती है। ये किस आधार पर कह सकते हैं आप? क्योंकि लिखे पहले तो ठीक है, अब देखिए हम जो बात कर रहे हैं कि हमने अभी पहले एक सांप्रदायिक आधार रखा था, उसकी कमी को दूर करने के लिए, यानी कल को कोई ये न कहे कि जो संविधान सभा है वो जाति विशेष या संप्रदाय विशेष की सभा थी, ऐसा नहीं कहे। इसके लिए हमने प्रयास क्या किया कि अब देखो हमने संविधान सभा में पारसियों को भी रखा,
सिखों को भी रखा, ईसाइयों को भी रखा, मुस्लिम्स को भी रखा, जबकि मुस्लिम राष्ट्र का गठन हो चुका था। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भी रहे। यानी इस तरह के सभी जाति या वर्ग के व्यक्तियों को लेकर रखा, तो किसी जाति विशेष का नाम यहाँ नहीं लिया जा सकता। यानी सभी जाति के लोगों को हमने अपनी संविधान सभा में स्थान दिया, ताकि उस जाति विशेष की परंपराओं को भी किसी तरह से परिवर्तित नहीं किया जा सके, या ऐसा कोई कानून नहीं बने जो इनके व्यक्तिगत या धार्मिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप, गैर कानूनी या अनावश्यक हस्तक्षेप करता हो। अगर ऐसा कुछ प्रतीत होगा तो ये वहाँ उपस्थित व्यक्ति उस चीज़ के लिए या उस कानून के लिए क्या कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। यानी हमारी संविधान सभा की ये बहुत अच्छी विशेषता थी कि भारत की विविधता को साथ रखते हुए संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए प्रयास करने प्रारंभ किए। यानी किसी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष के प्रभुत्व को अस्वीकार करते हुए हमने सभी जाति और धर्म के लोगों को एक साथ रखने का प्रयास किया है। दूसरी बात देखिए जो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, आज भी हमारे लोकतंत्र की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि सहमति से निर्वाचन। कानून का जो निर्माण करना था उसके निर्माण के लिए सदस्य आपस में क्या करते, चर्चा करते थे। ठीक है, चर्चा करते थे, चर्चा होती, कभी कभी वो बहस में बदल जाती, और इन सब चर्चा और बहस के बाद जो चीज़ निकल कर आती थी, जिसको हम कह सकते हैं कि अमृत या क्रीम जिसको कह सकते हैं, वो जो क्रीम या अमृत या जो सार निकल कर आता था, उस सार को ही संविधान सभा ने संविधान के रूप में संग्रहित करने का काम किया। यानी कोई भी ऐसा कानून जो सामान्य परिस्थितियों में उचित था, उसको तो बिना चर्चा या बिना बहस किए हुए ही क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा बिंदु जो विवादास्पद होगा, उस विवादास्पद बिंदु को स्वीकार करने के लिए पहले उस पर चर्चा की जाएगी, बहस की जाएगी, आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आम सहमति बनने के बाद ही उसे संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। यानी संविधान सभा की कार्यप्रणाली ही ऐसी थी जिसके द्वारा आम सहमति को महत्व दिया गया, और संविधान सभा के गठन में भी इसी तरह का प्रयास किया गया कि आम सहमति से ही उन लोगों का क्या हो, निर्वाचन किया जाए। किसी प्रकार का कोई लालच, लोभ, इनके आधार पर किसी तरह का कोई निर्वाचन नहीं हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए भी, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चर्चा किया जाना, बहस किया जाना बेहद आवश्यक है। जहाँ आलोचना करने की भी छूट हो, जहाँ आलोचना को सहन करना भी हमें सिखाया जाए, आपकी आलोचना को आप सहन कर सकें, उसको पचा सकें और उसे अच्छे परिणाम में परिणित कर सकें, चेंज कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ इस तरह की चर्चा और बहस की जानी चाहिए। तो संविधान सभा के द्वारा भी आगे जो कार्य किया गए वे इसी चर्चा और बहस के आधार पर किए गए हैं। इसी कारण आज भारत, आप जानते हैं कि भारत में सबसे कम संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक अन्य संविधानों के मुकाबले। कहीं कहीं तो संविधान को तुरंत बदल दिया गया, नया ही संविधान आ गया है। फ्रांस में तो संविधान ही बदलते हैं, सबसे ज़्यादा संविधान पूर्णतः बदला गया है फ्रांस में। लेकिन भारत का जो था वो इसलिए नहीं, सबसे कम संविधान संशोधन होने का कारण ये है कि उसको जब बनाया गया तो हर तरह के विवादों पर खुलकर चर्चा की गई थी। अब देखो इसमें सहयोग और समन्वय, यानी संविधान सभा का गठन और उसके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो इस तरह से किए गए हैं, इस तरह के कानूनों को उसमें ऐड किया गया या संविधान सभा की कार्यप्रणाली को इस तरह से बेहतर बनाया गया कि उसमें एकात्मक और संघात्मक दोनों लक्षणों में समन्वय किया गया। एकीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों के मध्य संतुलन किया गया। यानी जहाँ जहाँ विकेंद्रीकरण आवश्यक था डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों में भी संतुलन बनाने का काम किया गया। कहीं पर हम राष्ट्रपति को
पावरफुल बना देते हैं, कहीं पर हम प्रधानमंत्री को पावरफुल बना देते हैं। तो ऐसे ये जो सहयोग है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों तत्व एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं, परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो संविधान सभा के द्वारा जो काम किया गया है इस तरह के लक्षणों में समानता लाने का, ये भी उसकी अच्छाइयाँ ही हैं। और ये का यही हमने भारतीय समाज में भी समन्वय लाने का काम किया है। जब यहाँ तो जातिगत संस्था नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर महिलाओं को भी पार्टिसिपेट किया है, हर प्रांत से पार्टिसिपेशन है, हर वर्ग का तो नहीं है, लेकिन जो जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर शामिल है। तो यानी वो जो हमारी भाषागत, क्षेत्रगत, लिंग आधारित या संस्कृति आधारित जो विविधता है, उस विविधता में भी सहयोग और समन्वय करने के लिए एकात्मक, संघात्मक, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में समन्वय करने का प्रयास किया गया है संविधान सभा के द्वारा, जो इसकी एक अच्छाई के रूप में निकलकर सामने आता है। यानी जो इसको मजबूत करता है ये चीज़। अगर संविधान सभा में इस तरह का समन्वय नहीं होता तो शायद भारत में जो संविधान में जो कानूनों का निर्माण हुआ है वे कानूनी प्रावधान भी इतने स्पष्ट नहीं होते। जहाँ पर स्पष्टता की जरूरत है वहाँ पर स्पष्टता जरूरी रूप से प्रदान की गई है, और जहाँ पर नियंत्रित किया जाना चाहिए वहाँ पर इस तरह का नियंत्रण किया गया है। ठीक है, आगे चलें। संविधान सभा को आप देखिए, संविधान सभा को अत्यधिक टाइम लग रहा है संविधान का निर्माण करने में। संविधान का निर्माण करने में जो टाइम लग रहा है वो क्यों लग रहा है? ताकि संविधान में ऐसे प्रावधान रहें कि वह संविधान को आने वाले समय के हिसाब से भी क्या कर सकें, चेंजेस करने में सहायता प्रदान कर सके। यानी हम कोई रूढ़िवादी संविधान नहीं बना दें। यानी ये संस्था जो थी वो कोई रूढ़िवादी संस्था नहीं थी। बरसों से जो परंपराएं चली आ रही थी उन परंपराओं में भी संविधान सभा ने आने वाले समय के हिसाब से परिवर्तनों को साथ रखने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि जो रूढ़ी या जो परंपरा वर्षों से चली आ रही थी और उसमें भारत के विखंडन के तत्व मौजूद थे या भारत के पिछड़ेपन को बढ़ाने में वो सहायक हो रहे थे, तो ऐसे तत्वों को दूर करने के लिए इस संविधान सभा के द्वारा प्रयास किए गए हैं। यानी समय के अनुसार उनमें क्या कर दिए गए, परिवर्तन का प्रावधान यहाँ रखा गया है। समय के साथ परिवर्तन लाने का प्रावधान भी यहाँ रखा गया है। और वो कैसे, संविधान में तो कैसे आ सकते हैं? संशोधन के माध्यम से। यानी आप जब जब संविधान रूढ़िगत होने लगेगा तब तब संविधान में क्या कर दिए जाएंगे, संशोधन कर दिए जाएंगे। तो ये प्रावधान किसके द्वारा डाला गया है? संविधान सभा के तौर पर। मतलब ये भी संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान रखे हैं कि संविधान किसी भी तरह से अप्रचलित न हो जाए। उस संविधान को प्रचलित करने के लिए संविधान सभा ने उसमें संशोधन का प्रावधान डाला है। ये जो प्रावधान डाला गया है ये संविधान सभा की सोच को भी क्या करता है, इंगित करता है कि संविधान सभा परिवर्तनों के प्रति किस तरह की सोच रखती है। यानी वह किसी भी स्तर पर नहीं चाहती है कि आने वाले परिवर्तनों को निग्लेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हो सकता है कि आने वाले समय में पूर्ण संविधान को ही बदल दिया जाएगा। तो इससे बेहतर है कि पूर्ण संविधान को न बदलकर उसके जिस प्रावधान पर किसी तरह का कोई विवाद है या असहमति है तो उसमें समय के अनुकूल परिवर्तन कर दिया जाए। यानी आज जब संविधान बना और संविधान सभा का गठन हुआ तो जो चीज़ें उस समय अनुकूल थी या अच्छी थी उन्हें ऐसा का ऐसा ही अडॉप्ट कर लिया गया। लेकिन ये भी कोशिश की गई कि वे चीज़ें समय के साथ जैसे अप्रचलित हो जाएंगी या उस समय अमान्य हो जाएंगी तो उनमें भी परिवर्तन करने का प्रावधान होना चाहिए था। तो इस तरह से हमने देखा कि संविधान की जो खूबियाँ हैं या संविधान सभा की जो खूबियाँ हैं, संविधान सभा की जो खूबियाँ हैं वे खूबियाँ निकल कर सामने आई। कमियों के साथ साथ खूबियाँ भी हमने देखी। तो यहाँ पर आपका संविधान सभा का गठन पूरा हो रहा है। किस तरह से गठन हुआ है ये आपने देखा। चुनाव हुए, पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, किस अधिनियम के तहत भारत का विभाजन हुआ और उस अधिनियम के से पहले किस माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना से पहले एटली ने क्या घोषणा की और एटली की घोषणा से पहले किस तरह
संविधान निर्माण के लिए प्रयास संविधान सभा के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इन सब बातों के बाद हम अगला टॉपिक जो देखेंगे वो संविधान सभा ने क्या कार्य किए, यानी संविधान सभा के गठन के बाद संविधान सभा कार्य कैसे कर रही है या किस तरह से संविधान निर्माण का काम आगे बढ़ रहा है। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लेकिन कीप कंटिन्यूस योर स्टडी, ठीक है, पढ़ाई को जारी रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।